हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके लगभग मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं। एक मेन सब्जेक्ट और रह गया है और वो है आपका सोशल साइंस। और आपके लगातार मैसेजेस और कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए निकाली और साइंस की पर्टिकुलर सीरीज़ हमने निकाली और उसमें आपको काफ़ी सफलता जो है प्राप्त हुई उन सीरीज़ के माध्यम से। बिल्कुल उसी प्रकार से एसएसटी के लिए भी कुछ मटेरियल हम लेकर के आपके सामने आए जिससे स्टूडेंट को उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो इसी क्रम में आपके डिमांड्स को देखते हुए आज इस लेक्चर में हम सोशल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 21 तक लगातार चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। हम मार्क्स वाइज यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मार्क्स वाइज का ये मतलब है कि सबसे पहले हम बड़े नंबर के चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, फिर उससे कम नंबर के लिए, फिर उससे कम नंबर के लिए, फिर उससे कम नंबर के लिए। तो आप सबको पता है कि आपके क्लास 10th में सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 6 मार्क के होते हैं। तो सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को फोकस करेंगे जहाँ से आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप भी मेरे साथ तैयार रहिएगा और मैं जितने क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा या जो भी समझाऊंगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक बगैर वीडियो को स्किप किए हुए आप उसको अच्छे से समझेंगे। जो चीज़ें मैं मार्क करने के लिए कहूँगा आप उसे मार्क करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जैसे मैं समझाऊंगा उस तरह से आप लिखेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। इसी के क्रम में अभी तो ये हम आज के इस लेक्चर में 6 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 4 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के। इस तरह करके 2-3 वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक हो गया। अभी हमारे पास 4 से 5 दिन है तो आपकी तैयारी 4 से 5 दिनों में अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, तो स्क्रीन पर आते हैं। डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर मैं आपको हर वीडियो की तरह परीक्षा बोध का यहाँ पर मैं पीडीएफ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो 6 मार्क का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। यहाँ से आपको एक क्लियर कट 6 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सीधा सीधा 6 नंबर देके जाएगा। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 प्रश्न होते हैं। 18 प्रश्न में आखिरी के जो चैप्टर नंबर आखिरी के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके 12 नंबर सिक्योर होने वाले हैं। 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन। समझ आई बात? इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक आप देखने की कोशिश कीजिए और सारे क्वेश्चन जो हम मार्क करवा रहे हैं उसको मार्क करिए, पढ़िए। निसंदेह देखिएगा आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे, इसके बाहर उम्मीद है कि नहीं आएंगे। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप फिर भी उसको बना ले जाएंगे। यानी आपके पास डाटा रहेगा, शब्द भंडार रहेंगे, आप आंसर बना के लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। समझ गए? तो 12 नंबर आपका यहाँ से सिक्योर होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर 11 है, 6 नंबर का दावेदार। चैप्टर का नाम है मास मीडिया इन द 20th सेंचुरी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम पैटर्न रहता है, आप मार्क कर सकते हैं। शब्दों का थोड़ा भेदभाव रहता है, बाकी हम तो यहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर करवा रहे हैं, आंसर तो आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और हालांकि ऑब्जेक्टिव बहुत कम आता है, कभी कभार आता है। अभी देखिए 2024 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, एक ही आया तो भी जमानों के बाद 2019 में पूछा जाता था, उसके बाद फिर 2019 के बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीधा 2024 में आया है। तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो जिस तरह से हमने मैथ्स के लिए और साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी एक क्लास रखी थी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सोशल के लिए भी ऑब्जेक्टिव की पर्टिकुलर एक क्लास रख सकते हैं और उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 21 तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो फिर आपकी डिमांड के ऊपर होगा, अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं खुद से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 2024 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक ऑब्जेक्टिव का आया था, एक ट्रू फॉल्स का आया था। तो इनको आप पढ़ लेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको बताते हैं ताकि आप उनका प्रिपरेशन कर सकें। याद रखिएगा, यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आता 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इसलिए छोटे क्वेश्चनों को आपको देखना भी नहीं है यहाँ से। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो बड़े क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पफुल होती हैं आंसर प्रिपेयर करने के लिए, उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेटा ये मास मीडिया से रिलेटेड है। मास मीडिया का ये मतलब है कि हम अपनी कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से संसाधन यूज करते हैं। तो ये आज के ज़माने की बात नहीं हो रही है, ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है। अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है। तो पिछली शताब्दी में
हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम थे? मास मीडिया क्या था? टेलीग्राफ था, टेलीग्राम था, रेडियो था, टेलीविजन था, टेलीफोन था या टेलीविजन था। कौन कौन से संसाधनों का हम उपयोग करते थे 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में? 20वीं शताब्दी यानी सन 2000 के पहले की बात हो रही है, ठीक है, 1999 तक या 2000 तक मान लीजिए, ठीक। तो हमने वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप ये जनरल ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आगे आपको आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेगा। गिव 4 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके नाम याद कर लीजिएगा। 4 एग्जांपल कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आज के, ठीक है, 4 एग्जांपल आप याद कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और ये नाम भी देखिए, टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 से 77 में। व्हाट इज कॉल्ड मैसेज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो भेजा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मास मीडिया। तो कम से कम शब्दों का मीनिंग आपसे बनना चाहिए, उसके बाद हम आंसर तो वैसे ही फ्रेम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 4 एग्जाम्पल आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो ये आप नाम याद रखेंगे भाई, क्योंकि यही आगे चल के आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन बन के पूछे जाएंगे। तो टेलीग्राफ याद रखिएगा, टेलीफोन याद रखिएगा, रेडियो याद रखिएगा, टेलीविजन याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ 4 मेन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ योर स्टेट। आपके स्टेट छत्तीसगढ़ में मेन न्यूज़पेपर के कम से कम आपको 8-10 नाम याद कर लेने हैं। उसमें से 4 पूछे, 6 पूछे, जो भी पूछे। जैसे दैनिक भास्कर है बहुत पॉपुलर, नवभारत है, देश बंधु है, हरिभूमि है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, दैनिक समाचार है, नवभारत तो एक यहाँ पर आ ही गया, ठीक है, पत्रिका है, हितवाड़ा है, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो 2-4 के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। द मेन मैगजीन सोल्ड इन छत्तीसगढ़, इंडिया टुडे, आहा जिंदगी, साहित्य, वैभव, गृह लक्ष्मी, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए इसमें से। अब जो पढ़ने योग्य क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं ना। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या अंतर है, इसको पढ़ लेना एक क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, ये एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच वॉज द फर्स्ट मैगजीन ऑफ इंडिया पब्लिश इन विच लैंग्वेज, कौन सा मैगजीन भारत में सबसे पहले छपा था और किस भाषा में छपा था? तो ये जनरल नॉलेज है, आप याद रखिएगा। 1818 में मार्शमैन के द्वारा इसको जो है छापा गया था, और पत्रिका का नाम क्या था? दिग्दर्शिका, और ये बंगाली भाषा में छपा था। तो एज ए जीके इसको याद रखिएगा। अब आपने ये प्रिपेयर करना है, देखिए स्टेट एंड 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 इंपॉर्टेंस आपको बताना है, 3 यूज आपको बताना है। तो बहुत आसान है, हम आजकल इसी में तो घिरे हुए रहते हैं जी, एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इनको, ऐसे बहुत सारे यूजेस, यानी इस तरह के जनरल क्वेश्चंस बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाकी चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो ही क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ उतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको टारगेट करके अभी बताने वाला हूँ, ठीक। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपने प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारे काम का भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इनको हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, लेकिन 2024 में आ चुका है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे प्रिपेयर, ठीक। एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर करिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आप प्रिपेयर करिए। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, ये तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं भाई, टीवी देखने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव है। इसमें तो बहुत सारे लिख सकते हैं, फायदे भी लिख सकते हैं, नुकसान भी लिख सकते हैं, अपने से आंसर बना के आप लिख सकते हैं। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसको अपन छोड़ रहे हैं ना। जहां से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है, वो मैंने हल्के फुल्के एक बोल दिए कि इसको देख लीजिएगा। लेकिन अब जो मेन हम फोकस कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ने वाले क्वेश्चन अब आगे आएंगे। देखिए यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही यहाँ से 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और आपको सिर्फ यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, प्रिपेयर करने। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बोले वो खाली आपने देखने हैं, ताकि आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके आंसर में भी वो हेल्प कर जाएंगे, ठीक। इसलिए सिर्फ उन्हें देखना है, प्रिपेयर जो करना है हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल आ रहा है, देखिए आपके सामने पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल 2025 के लिए ये है।
2025 के लिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबरों के लिए, व्हाट इज नोन एज मीडिया ऑफ न्यू एरा, यानी आज के जमाने में मीडिया, आज के जमाने की मीडिया को कैसे जानते हैं लोग, ठीक है। व्हाट इज नोन एज द मीडिया ऑफ न्यू एरा, आज के जमाने की मीडिया कौन कहलाते हैं, किसको कहते हैं हम आज के जमाने का मीडिया। न्यू एरा मतलब हमारे जमाने की, आज के। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, यूट्यूब के बारे में लिख दीजिए, न्यूज एजेंसीज के बारे में लिख दीजिए। ये सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से आंसर बना के लिख सकते हैं। भाई इंटरनेट के माध्यम से हमको देश दुनिया की खबरें तुरंत मिल जाती हैं, नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है, कहीं हमला हो गया, दुश्मनी है, वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं यहाँ से। आई बात समझ में। तो पहला सवाल है जो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए ऐसे सोशल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनका किताब से कोई लेने देना नहीं होता, यानी वो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, और सोशल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, समाज से रिलेटेड, कुछ परेशानियों से रिलेटेड होती हैं। तो उन क्वेश्चनों के आंसर हम अपने शब्दों में देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। रटा हुआ ज्ञान मौके में काम आता नहीं है, इसीलिए मेरा सजेशन याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ उसमें लिख के आना है। इसलिए जितना डाटा आप 4-5 दिनों में इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, आपके पहले भी बैच गुजरी है इसी किताब को पढ़ती हुए, आपके बाद भी बैच गुजरेगी इसी किताब को पढ़ेगी, और सबका पेपर बढ़िया जाता है। पिछले बैच के भी रिकॉर्ड देखिए, हमारी पुरानी सोशल साइंस के वीडियो के नीचे कमेंट देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। आज के ज़माने का मीडिया किसको जाना जाता है, आप यूट्यूब के बारे में लिख दो जी, आजकल कितने चैनल यूट्यूब में न्यूज़ देते हैं, समझ आई बात। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा जो मैंने 6 नंबर के लिए सजेस्ट किया है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। बैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब आज के ज़माने के ऑनलाइन सिस्टम के काम है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये आपके मॉडल पेपर में, आपके प्रश्न बैंक में, सब जगह देखने को मिलेगा, समझे, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। हालांकि ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बताऊँगा जो आपको पढ़ना है, और ये चैप्टर कंक्लूड हो गया, 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ये भी बता दे रहा हूँ कि भाई देखो, चैप्टर 11 से हमेशा 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं दिखते, यानी चैप्टर 11 हमेशा नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आता है यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, समझ आई बात। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, राइट 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के साधन कौन कौन से हैं। 3 तो मेन आपको कम्युनिकेशन के मीन्स लिखने हैं, किसके किसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और याद रखना ये 20वीं सेंचुरी की जो है सब्जेक्ट को बांधा गया है यहाँ पर। तो पहला टेलीग्राफ प्रिपेयर करिए, टेलीफोन प्रिपेयर करिए, रेडियो प्रिपेयर करिए, 3-4 आप प्रिपेयर करके रखिएगा, ये आपके परीक्षा में आएगा इस साल, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए 6 नंबर के। इसको तो अब आप नहीं प्रिपेयर करेंगे, 2024 में आ गया, तो बस मैं 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बेटा सजेस्ट करूंगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो इंटरनेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिएगा, आप बस हो गया, ठीक है। जैसे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर ऑन द पुअर पीपल इन इंडिया, ये भी आप पढ़ के देख सकते हैं एक बार। प्रिंटिंग कल्चर, गरीब जनता जो रहती है भारत में, उस पर क्या उसका असर होता है, ठीक है, क्या असर होता है, अच्छा असर भी होता है, खराब असर भी होता है। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ के लिख सकते हैं। यानी देखिए, अगर प्रिंटिंग वाला, भाई न्यूज़ तो 2 तरह से प्राप्त होता है ना आजकल, या तो आप पढ़ के, प्रिंट मीडिया यानी जो न्यूज़पेपर आते हैं वहाँ से आपको न्यूज़ मिलेगी। दूसरा जो आप डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, ये दूसरे टाइप का टेक्नोलॉजी हो गया, हमारा मीडिया हो गया, ठीक है, ये डिजिटल मीडिया कहलाएगा। और जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो प्रिंट मीडिया कहलाएगा। तो आपसे प्रिंट मीडिया के बारे में पूछ रहा है कि गरीब समुदाय के लोगों को, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है प्रिंट मीडिया का। तो बहुत सारा काम है, देखो प्रिंट मीडिया जितना ज़्यादा रहेगा लोगों को नौकरी मिलेगी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। डिजिटल मीडिया में थोड़ी ना नौकरी मिलती है जी। डिजिटल मीडिया में तो हम इधर का खबर ले लिए, उधर का खबर ले लिए, और अपने चैनल से चला दिए, कोई मेहनत नहीं, कोई आदमी नहीं लगा, ठीक। इसी प्रकार से देखिए, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप प्रिंटिंग मटेरियल दे स्टार्टेड गोल्डिंग न्यूज़। इट डेवलप पेट्रोटिज्म अमंग पुअर पीपल, यानी गरीब आदमियों में देशभक्ति की भावना भी यहाँ से जाग जाती है। पुअर पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग द नेशनल मूवमेंट, गरीब आदमी जो है नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सा ले सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझ आएगी बात। तो इसका आंसर आप प्रिपेयर कर लेंगे आराम से, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन आपको रिफ़र करूँगा पढ़ने के लिए, ठीक। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे ये 10वां क्वेश्चन देखिए,
इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन या इमेजिन लाइफ विदाउट मॉडर्न मीडिया, यानी आज के ज़माने में हमारा जो मीडिया है उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, एक्सप्लेन करिए। तो क्या अपने शब्दों में आप नहीं लिख सकते कि मीडिया नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि भैया बरसात होगी कि नहीं होगी, ठीक है, गर्मी कितनी पड़ेगी, कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, किसी जगह एटम बम फटा है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो भाई आज के ज़माने का मीडिया जो है पुराने ज़माने की मीडिया से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेलीग्राफ में मैसेज भेजना बहुत मुश्किल होता था। टेलीग्राफ में टेलीग्राम तार यहाँ से वहाँ पहुँचाने में महीनों बीत जाते थे, और आज का ज़माना देखो, एक क्लिक आपने किया और वीडियो पहुँच गई, वायरल हो गई पूरी दुनिया में। यहाँ आप अपने गांव में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आपको विदेश में लोग देख रहे हैं, तो पलक झपकते आज की डेट में मामला हो चुका है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर करिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, और इसको एक एक बार आप पढ़ के खाली हिंदी में अपने शब्दों में अपने आंसर को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने शब्दों में लिख देना। इनको रटना वटना नहीं है भैया, आप अपने शब्दों में आंसर लिख दीजिए, चलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ये है कि अंग्रेजी की हाथ पैर नहीं तोड़नी है। समझ में आई बात? ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो, इस तरह की चीज़ें, ये यानी अगर आपको टॉपिक याद रहता तो उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो आप लिख सकते हैं, तो आपको भरपूर नंबर मिलता है। ठीक है, तो एटलीस्ट टॉपिक यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंटरनेट क्या होता है, डिजिटल मीडिया क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू ले लेना है। अदरवाइज मैंने जो 2 क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, सिर्फ वही आपको 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। अगला जो हमारा चैप्टर बनता है 6 नंबर के लिए, वो ये आपके सामने है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो 6 नंबर के सवाल यहाँ से आएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में भी रहते हैं, जैसे मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, इसमें भी आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। देखो, चैप्टर नंबर 11 के ऑप्शन में चैप्टर 11 ही रहेगा, समझे? या कभी कभी ऐसा होता है चैप्टर 11 को 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, और चैप्टर 11 से ही दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा जाता है। समझ आई बात? तो 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 3-3 नंबर के लिए, और एक क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए डायरेक्ट बनाया जा सकता है। तो चैप्टर 11 के साथ चैप्टर 11 ही आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, और यहाँ से भी प्यारे बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चंस यहाँ से भी नहीं आते, तो आपको क्लियर कट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है 6 नंबरों के लिए। समझे? तो चलिए, आप ये जो MCQs वगैरह है वो यहाँ से नहीं आते। आप देखेंगे 2017 के बाद से नहीं पूछा गया है। 18 में इक्का दुक्का क्वेश्चन आया था, जैसे ये, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। ठीक है, और बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप पढ़ना चाहें तो इनको एक एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं, वैसे डेट वगैरह उतना ज़्यादा याद रहता नहीं है। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो ये आप अपने से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से वैसे कोई क्वेश्चन आना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स का, ऑब्जेक्टिव का, ट्रू फॉल्स का नहीं पूछा जाता, यहाँ से मैच द कॉलम का नहीं आता। ठीक, तो एक एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो नहीं आया होता वही तो आता है, तो आपसे आंसर बनना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते, देखिए यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ना है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे, यानी संविधान क्यों जरूरी है। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें, संविधान से रिलेटेड चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें ही आपको पढ़नी है। तो इधर अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस तो वैसे नहीं आएंगे, उसको अपन छोड़ेंगे। तो एक बार आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए, बाकी इनको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ना, विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। हु मेक्स द लॉस इन ए कंट्री, एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना कि देश में नियम कौन बनाता है। तो ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट बनाता है उस देश का पार्लियामेंट लॉ बनाता है। पूरे तरीके हैं, आपने अगर इसके लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर मेकिंग द लॉस पार्लियामेंट विल टेक द हेल्प ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अपने शब्दों में एक बार पढ़े, आंसर प्रिपेयर हो गया। यानी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हेल्प लेता है। आपको पता है बिल पास होता है पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। ठीक है, laws should be included in the constitution because after it only it becomes legally certain. After it is included in the constitution it can be implemented legally. ठीक है, तो अपने शब्दों में इनको प्रिपेयर करेंगे। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सबको आती है। What steps were taken by constituent assembly to increase the participation of people in formation of constitution? एक क्वेश्चन ये आप प्रिपेयर करिए इस साल के पेपर के लिए। ठीक है,
तो आसान है, पढ़ के देखिएगा किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड नेपाल, ये भी नहीं पूछा जाता। हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मूव फॉरवर्ड, ये भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर कंट्री, ये भी नहीं पूछा जाता। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब वो क्वेश्चन समझिए ना। मैं खाली 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हार्डली यहाँ से रिकमेंड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, यानी इनको नहीं पढ़ना है आपने, अब जो पढ़ना है वो आगे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस साल के लिए 2025 के लिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से ये है, इसको प्रिपेयर करिए। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, देश चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, नहीं तो जाति धर्म में वैसे हम लोग बटे हुए हैं, हर आदमी चाहेगा कि हमारी धर्म के अनुसार चीज़ें इंप्लीमेंट हो, तो दूसरे धर्म के लोग उसको काहे को मानेंगे। तो देश चलाने के लिए देश का अपना नियम होना चाहिए, किसी जाति या धर्म का कोई नियम कानून देश को चलाने के लिए उपयोगी नहीं होता। तो देश को चलाने के लिए जो नियम होता है, कॉमन नियम जिसको हर जाति हर धर्म के लोगों को मानना पड़ता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हर आदमी को उसी के तहत चलना है। सबके अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौजूद हैं। समझ आई बात। तो इससे रिलेटेड आप 2-4 पॉइंट 4-5 पॉइंट पढ़ लीजिए, काफ़ी है, समझे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्सप्लेन। समझ आया। तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है इस साल। तो मैं अब इसको पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अपने शब्दों में पढ़ लीजिए। हेडिंग याद कर लीजिएगा, हेडिंग तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। हेडिंग याद करिए, अंदर चीज़ों को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करिए, अपने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आप इसको रट के नहीं जा सकते। इतनी कैपेबिलिटी किसी की नहीं होती कि वर्ड बाय वर्ड कोई आदमी रट के आंसर लिख दे। ठीक है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूँ ना, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, 4 क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से, तीसरा सुनिए। अगला क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, याद रखना, ये आपके मॉडल पेपर में और आपके प्रश्न बैंक में सब जगह मौजूद हैं। इन प्रश्नों के आने की संभावना 90% है, ये मान के चलिएगा। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसके फीचर्स लिखिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण लिखिए, उसकी क्या क्या खूबसूरती है। तो भाई ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपने प्रिपेयर करना है इस साल। अब ये पूरा ऐसा नहीं कि आपने पूरा 11 पॉइंट लिखना है, आप 6 पॉइंट याद कर लो ना यार, 6 पॉइंट तो समझ सकते हो ना, अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सरल पॉइंट मिल जाएंगे, आप वो पॉइंट उठा लेना ना। जैसे मैं कुछ आपको बताता हूं, ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड रिटन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, आसान है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड एंड रिटन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जिसको लोगों ने चुना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ड्राफ्ट करता है, लिखता है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उनकी एक कमेटी बनी थी जिनके वो अध्यक्ष थे, पूरी कमेटी ने वर्क किया था, नाम खाली उन्हीं का आता है, बाकी कमेटी में बहुत सारे मेंबर थे। तो जिसको पब्लिक चुनती है वो ड्राफ्टिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, और फिर वही लिखता है संविधान। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को इसका अवसर मिला था। इसके बाद देखिए इलाबोरेटेड एंड लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आप लिख सकते हैं, छोटे पॉइंट याद कर लीजिए। इट फॉर्म्स फुली सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक स्टेट, इधर ये क्वेश्चन में शब्द नहीं है, इन शब्दों को मिला के आप इसको लिख सकते हैं, बड़े फेवरेट सेंटेंस या शब्द हैं ये। रिमाइंड्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय खासियत ये होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की कि उसमें भैया भरपूर ध्यान रखना चाहिए लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल राइट्स का, सभी नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स का भरपूर ध्यान रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता होती है। कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी बगैर भेदभाव के न्याय सबको प्रदान करना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। समझ आए बात। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें, जैसे देखिए प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, लोगों को नागरिकता सिंगल नागरिकता देने के उसमें प्रावधान होने चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन, यानी देश में अगर दंगे फसाद मच गए तो भैया इमरजेंसी के भी नियम कानून होने चाहिए, जैसे पहले इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के ज़माने में। ऐसे करके आप कम से कम 6 पॉइंट 7 पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, हिंदी में समझ लो, अपने शब्दों में लिखो। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9, बस
तो ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ना बेटा 6 नंबर के लिए। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, वो जो केंद्र सरकार होती है उसको कैसे मजबूत बनाती है, कैसे पावरफुल बनाती है, तो उसका ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन है। ये आपने पढ़ना है, अपने शब्दों में प्रिपेयर करना है, क्योंकि पढ़ना भाई आपको, परीक्षा आपको लिखना, मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं। अब इनको देख के घबरा नहीं जाना कि यार इतनी सारी चीजें मैं कैसे पढ़ूंगा। मैंने तरीका बता दिया, अपने शब्दों में पढ़ो। इसको रट के कोई नहीं लिख सकता, कोई बच्चा रट के आंसर नहीं लिख सकता, आप भी नहीं लिख सकते। समझ गए? तो चलिए, इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा आपने प्रिपेयर नहीं करना है। 4 क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। विच वन ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू फाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट? ये जनरल क्वेश्चन है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा हिस्सा लगता है, एक्सप्लेन करिए। तो कम से कम 1-2 पॉइंट पढ़ लेना यार, उसकी को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ठीक है, इसको हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बाकी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। तो अगला जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है वो यहीं से आना है। ठीक, हाँ जी। तो अगला आपका जो चैप्टर है 6 मार्क के लिए, ये है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, 6 नंबर का सवाल बेटा यहां से आएगा। ठीक, 6 मार्क, और कोई छोटा क्वेश्चन यहां से नहीं आना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आना है। तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वैसे आप एक एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऐसा रहता है कि कोई भरोसा नहीं रहता, कहीं से भी कुछ भी बना के दे देता है 15 नंबर के लिए। समझ आई बात? तो 15 नंबर तो भैया हमारा कहीं जाना नहीं चाहिए, तो एक एक बार तो पढ़ना रहता है यार ऑब्जेक्टिव। वो वैसे ही 2-4 दिन याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वैसे अगर आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव की एक क्लास हम अलग से ले सकते हैं, जिसमें हम हर चैप्टर की कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। और ये बड़े जनरल जनरल क्वेश्चन है, जैसे कितने साल के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट के लिए, तो जनरल क्वेश्चन हैं, तो वैसे ही याद रहते हैं। ठीक, तो ये मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। हम इसके मेन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आने, छोटे क्वेश्चन तो आने नहीं है। तो पहला सवाल जो आपको पढ़ना है, कभी कभी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ से 6 नंबर के लिए। तो पहला सवाल ये पढ़ना है, और ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल जनरल जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द क्वालिटीज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत का प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी की आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, आप पगलैट नहीं होने चाहिए, इनोसेंस होने चाहिए, और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनोसेंस लिखा है, उसे नॉनसेंस लिखना चाहिए यहाँ पे। मस्ट नॉट बी मैड, इनोसेंस, बैंकरप्ट, यानी बैंक आपको क्या कहना चाहिए, डिफाल्टर घोषित ना की हो। समझ आई बात? बैंक का पैसा ना आप खा के भाग गए हो कहीं। ठीक, ही और शी शुड पास द क्वालिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक, लोकसभा आप उसके सदस्य रह चुके हों। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। ठीक, अगला सवाल यहाँ से हम लेते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, चलिए। ठीक, एक जनरल क्वेश्चन है बेटा, याद रखना यहाँ से एक ये क्वेश्चन। वैसे ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में आप इनके आंसर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हाउ इज लॉ मेड इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में नियम कैसे बनता है? तो वही लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा जाता है, तो यही सारे नियम होते हैं, प्रावधान होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अपने शब्दों में आपको लिखना रहता है। तो इसको खैर एक बार आप समझ लीजिएगा कि पार्लियामेंट में, सदन के अंदर, संसद के अंदर नियम कैसे बनते हैं, लॉ कैसे बनते हैं। वैसे परीक्षा में आना जाना नहीं है। व्हाट इज द रीजन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ वुमेन कैन नॉट कम इन लोकसभा इलेक्शन? एक ये कर लीजिएगा, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि लोकसभा इलेक्शन जब होता है तो भरपूर मात्रा में महिलाएं जो होती है वो हिस्सा क्यों नहीं लेती। ठीक है, व्हाट इज द रीजन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ वुमेन कैन नॉट कम इन लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन में पर्याप्त मात्रा में महिलाएं क्यों नहीं आती हैं। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आगे आपको प्रश्न बताता हूं जो यहां से पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, पूछे जाने योग्य प्रश्न आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो इसको आप हल्के फुल्के नजरिए से एक बार पढ़ के अपना आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आसान चीज है। और वैसे भी बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, कोई क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक, जितने मार्क कर रहे हैं उतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और तरीका भी मैं बताते जा रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ऊपर जो क्वेश्चन गुजरे हैं वो आपको टेम्परेरीली प्रिपेयर करना है।
अब ये एक क्वेश्चन था डेमोक्रेसी वाला प्राइम मिनिस्टर के वर्क से रिलेटेड, ये 2024 में आ गया, तो ये अभी नहीं आएगा। देख रहे हो तीनों सेट में आता है 6-6 नंबर का क्वेश्चन, तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा 2025 में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन जो रिकमेंड कर रहा हूं मैं, वो ये है, व्हाट आर द प्रोविजन मेड टू कीप द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। एक ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है 6 नंबर के लिए, ठीक है। 6 नंबर के लिए एक क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। 6 नंबर के लिए एक क्वेश्चन ये हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इन द मेकिंग ऑफ लॉ, नियम बनाने के लिए, नियम बनाने में व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल रहता है। ये मैंने पहले ही बताया ऊपर एक क्वेश्चन आपको कि लॉ कैसे बनता है पार्लियामेंट में, इसीलिए बताया था कि आगे ये जब क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप जब वहां कुछ कुछ चीजें पढ़े रहेंगे तो आप यहां पर वहां से हेल्प लेके आंसर बना सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है, इज द इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द लॉ, क्या प्रभाव पड़ता है लॉ पर, अच्छा प्रभाव पड़ता है कि खराब प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है भैया, हर हाल में कैसे लॉ बनता है पार्लियामेंट में, ठीक। ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। तीसरा सवाल, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया, क्वेश्चन नंबर 6 बताया। तीसरा आप ये हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ लेना भाई, ये हालांकि 2024 में आया है, 25 में नहीं आएगा, तो वैसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने के पर्पज से कि भैया भारत के प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एकदम हल्के फुल्के नजरिए से पढ़ना, एकदम रिकमेंडेशन नहीं है। 24 में आए, 25 में नहीं आएगा, आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले जो सवाल हैं वो आगे हम कवर करते हैं। यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रश्न बैंक में आपके मॉडल पेपर के अंदर मौजूद है और इस साल इसके आने की संभावना है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, यानी वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये आपने पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार, तो इसको आपको पढ़ना है बेटा। 12 नंबर आपको सिक्योर करना है, जितने क्वेश्चन हम मार्क कराने हैं उनको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, ताकि 12 नंबर आपका कोई आपसे छीन ना सके, ठीक है। 12 नंबर कोई आपका छीन ना सके। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहां ध्यान से देखिए, हालांकि आज तक आया नहीं है, लेकिन इस साल ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आपके प्रश्न बैंक के अंदर डाला गया है। एक्सप्लेन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कितना पावर होता है, क्या क्या अधिकार होता है उसके पास, वो बताइए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पूरा ऐसे रट्टा मार के नहीं लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करके पढ़ लीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया यहां से, और बस इतना ही है इसमें, इक्का दुक्का क्वेश्चन आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, इसमें इतना ही है, बस 4 क्वेश्चन हार्डली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछना है यहां से, ठीक है। बाकी जनरल क्वेश्चंस हैं, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया घुमा फिरा के तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को वैसे तो लोग अपॉइंट करते हैं, यानी मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो अपॉइंट करती है, लेकिन अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शन होता है मुख्यमंत्री का, आप वो पढ़ेंगे, और बहुत सारे पॉइंट है, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन होता है, लेकिन ये अगले चैप्टर में आ जाएगा, यहाँ तो खाली फ्लो चार्ट से बताया है, फ्लो चार्ट से आपसे नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्ट पूछता है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, आता है 6 नंबर के लिए। तो इस चैप्टर में सिर्फ बच्चों इतना ही पढ़ना आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आई बात समझ? अच्छा, इसके बाद हम ले रहे हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 13 के बाद मैं 15 में आ रहा हूँ, 14 नहीं ले रहा, याद रखिएगा। चैप्टर 15 भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्यारे बच्चों आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहां से भी कोई छोटे क्वेश्चन नहीं आते, याद रखिएगा, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना 4 नंबर का, ना 5 नंबर का, कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको 4 चैप्टर बताए दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो तुम्हारा 12 नंबर सिक्योर हो गया, और हर चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां से भी देखिए प्यारे बच्चों, कोई आपका एमसीक्यू नहीं आना है, लेकिन एमसीक्यू आपको एक एक बार पढ़ के जाना चाहिए, मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू का भरोसा नहीं होता, कहीं से भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स 2024 में एक पूछा गया और 2018 में आते थे, उसके बीच में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी नहीं आएगा। वैसे जनरल क्वेश्चन तो भाई पूछा जा सकता है, जनरल क्वेश्चनों के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होती कि आएगा नहीं आएगा,
इसके अलावा यहाँ से कोई मैच द कॉलम भी नहीं पूछा जाता। 24 में पूछा गया था, एक 20 में पूछा गया था। तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स नहीं आता। अब क्वेश्चन आंसर की बात अगर अपन करें तो क्वेश्चन आंसर में देखिए, इधर छोटे क्वेश्चन तो बेटा पढ़ना नहीं है, सीधी बात, क्योंकि छोटे क्वेश्चन 6 नंबर में आप कहाँ से लिखेंगे। ठीक, तो बड़े क्वेश्चन यहाँ से हमको प्रिपेयर करना है। वो बड़े क्वेश्चन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें याद रखना बेटा, वोटिंग के बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको पढ़ना है। जैसे शुरू में वोटिंग बिहेवियर का मीनिंग आप समझ लेते हैं, ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आता रहे। वोटिंग बिहेवियर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो पढ़ने हैं, वो इस साल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, इसको नहीं लिखना है लेकिन ये आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन में। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर का क्या मतलब है, सरल से शब्दों में समझो कि भैया आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके जिले में कितने % वोटिंग पड़ी। समझ आया, ध्यान से समझिएगा। वोटिंग बिहेवियर किसको बोलते हैं। जैसे आपके गांव घर में चुनाव होता होगा ना, कोई भी चुनाव, लोकल चुनाव समझ लो या पार्लियामेंट वाला चुनाव समझ लो, जैसा चुनाव, लोकसभा वाला चुनाव, विधानसभा वाला चुनाव, कोई सा भी चुनाव, ठीक है। तो जब चुनाव होता है तो अपन ये देखते हैं ना, उसमें आंकड़ा आता है कि कितने % वोट पड़े। भाई आबादी इतनी थी, मान लो आबादी 10,000 थी, लेकिन वोट डालने खाली 5,000 लोग गए, 5,000 लोग वोटें नहीं डाले। क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी ना कि वोटिंग के समय हर आदमी वहीं मौजूद होगा, कोई विदेश सेटल हो गया, कोई दूसरे गांव में है, कोई बीमार है, कोई मर गया है। तो पूरी पूरी वोटिंग कभी नहीं होती। 100% में बहुत मुश्किल से 35% वोटिंग, 70% वोटिंग, 40% वोटिंग, 80% वोटिंग ऐसे ही होती है। हमेशा 100% वोटिंग हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो इसी बात की जानकारी लेना कि भैया कितने % वोटिंग हुई है, महिलाएं कितने % वोटिंग की हैं, पुरुष कितने % वोटिंग किए हैं, या जातिगत भी गणना लिया जाता है कि इस जाति ने कितनी वोटिंग की है, उस जाति से कितनी वोटिंग आई है। इन्हीं सब हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, इन्हीं को वोटिंग बिहेवियर बोलते हैं। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिए। बाय वोटिंग बिहेवियर वी मीन द वेरियस ट्रेंड्स ऑफ वोटर्स रिलेटेड टू वोटिंग। अलग अलग ट्रेंड्स जो हैं वोटिंग से रिलेटेड, वो हम शामिल करते हैं वोटिंग बिहेवियर के अंदर। कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल, हाउ मच एक्टिव पार्टिसिपेशन इज शोन बाय वोटर, यानी कितना जागरूकता वोटर्स ने दिखाया है वोटिंग के लिए। विच क्लास इज मोर एक्टिव, कौन सी क्लास ज्यादा एक्टिव थी। क्लास मतलब 11, 12, 10वीं 12वीं नहीं है। क्लास का मतलब है किस वर्ग के लोग ज्यादा हिस्सेदारी लिए, ज्यादा वोट डाले हैं। महिलाएं ज्यादा एक्टिव रही हैं कि पुरुष ज्यादा एक्टिव रहे हैं, इस जाति के लोग ज्यादा एक्टिव रहे कि उस जाति के लोग ज्यादा एक्टिव रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। ठीक, ये आगे आ भी जाएगा। देखिए, व्हाट % ऑफ टोटल वोटिंग, कितने टोटल वोटिंग के कितने % वोटिंग हुई है। हाउ मच % ऑफ वोटिंग बाय मेल एंड फीमेल, और जाति वर्ग भी आप लिख सकते हैं। ये जितनी चीजें मैंने बताई इसको दिमाग में रखिएगा। तो वोटिंग बिहेवियर का मीनिंग आपसे बनना चाहिए, यहां पर सिर्फ आपने मीनिंग समझना है वोटिंग बिहेवियर का। अब आगे क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। छोटे क्वेश्चन यहां से बेटा नहीं प्रिपेयर करना आपने छोटे क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जनरल क्वेश्चन है। इसका किताब के साथ कोई लेने देना नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा कि बहुत दुश्वारी आएगी। एकदम जनरल क्वेश्चन है, व्हाई मेनी वोटर्स डू नॉट गो फॉर वोटिंग। आम समस्या है, तो आप 400 समस्याएं इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं लिख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वोट डालने काहे नहीं जाते। ठीक है, तो पहला समस्या तो यही है कि भैया पब्लिक अनएजुकेटेड है, वोट का महत्व ही नहीं समझती। जाओ हटाओ, दे न दें क्या फर्क पड़ता है, अपना तो डेली का कमाना है, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे चल रही चली, मजदूरी चाहिए। एक दिन नहीं जाएंगे मजदूरी में तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए वोट डालने नहीं जाते। आदमी अपने काम को प्रेफर करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है वोटिंग की, लोग बिक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। शराब में बिक गए, मुर्गा में बिक गए, पैसा में बिक गए, बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। डिसइंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है यार, क्या मतलब वोट करें ना करें, गवर्नमेंट के प्रति हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फंक्शन आप बना सकते हैं। नॉट सुटेबल कैंडिडेट, कभी कभी हो जाता है यार हमारे मन का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा, चुनाव नहीं लड़ रहा, तो उसको काहे को हम वोट देंगे, जाबे नहीं करेंगे वोट देने। अरे तो सबसे आम समस्या है, सबसे आम। नॉट क्लोज रिलेटिव, हमारा रिश्तेदार नहीं खड़ा हुआ, दूसरे के रिश्तेदार खड़ा हो, जाबे नहीं करेंगे वोट देने। समझ आए। तो इस तरह करके आप इसमें बहुत सारे आंसर बना सकते हैं। एकदम जनरल चीज है, ये जनरल क्वेश्चन है, तो बेटा इसको प्रिपेयर कर लेना। राइट द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया, एक क्वेश्चन ये है, 9वां क्वेश्चन। ये भी आप हल्के फुल्के अंदाज में इसको पढ़े रहना, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां से बेटा याद रखिएगा, प्रेशर पार्टी से रिलेटेड इस साल क्वेश्चन आएगा। प्रेशर पार्टी या प्रेशर ग्रुप जो होता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक प्रेशर पार्टी होती है, प्रेशर ग्रुप्स। तो इससे रिलेटेड इस साल क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा उम्मीद है कि प्रेशर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड। तो ज्यादा अच्छा होगा इन दोनों के बीच में आप एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक एक बार ओवरव्यू पढ़े रहिएगा। क्वेश्चन जो आएगा मैं आगे आपको बताता हूं ठीक है। इधर अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है,
राइट द मेन नेम्स ऑफ मेन 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ये तो वैसे ही आप जानते हो यार, कौन कौन सी पार्टी ज़्यादा फेमस है, 2-4 नाम याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज वोटिंग, ये पढ़ना है। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन वो यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे तो यहाँ से आंसर फ्रेम कर लो, यहाँ से आंसर फ्रेम कर लो, या यहाँ से आंसर फ्रेम कर लो, 13 वाला। ठीक है, नहीं 16 वाला ये। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर, ये पढ़ लेना भाई। वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है, ये पढ़ना है। ठीक, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे अपन। बाकी यहां से अभी आपको कोई चीज नहीं पढ़नी है, ये पढ़ना हम छोड़ रहे हैं। इन डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी टू हैव राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जी आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा कि भैया लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता होनी चाहिए। पता होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको इसको रटना है, परीक्षा में ये आएगा, ये मतलब नहीं है मेरा। तो ये आप हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी आंसर सोशल में आप कहीं भी चिपका सकते हैं, ये आप मान के चलिएगा, समझे। यानी मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आ गए तो आप सेम आंसर चिपका सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनको पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये आया पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, मेन क्वेश्चन 6 नंबर के लिए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग अंडर 6 हेडिंग, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आपके प्रश्न बैंक के अंदर डाला गया है कि 6 हेडिंग दे करके 6 पॉइंट बता करके वोटिंग का पूरा प्रोसेस समझाइए कि वोटिंग किस तरह से होती है। इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा इलेक्शन कमीशन का तरीका क्या है वोट कंडक्ट करवाने का, समझ गए। तो चौथा क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर के अंदर है, राइट एंड एक्सप्लेन 6 फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, जहां फ्लो चार्ट बना करके समझाया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आपको ऐसे समझाना है 6 फंक्शन के साथ, तो बेटा इसको पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन हो गए यहां पर 6 नंबर के। ठीक है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां हो गए 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां हो गए। 2-4 क्वेश्चन अभी आपको और बताता हूं मैं, जो आपको पढ़ने हैं। इनका आंसर देख के घबराना नहीं है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, अपने शब्दों में प्रिपेयर करना है, कोई बच्चा इसको रट नहीं सकता प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग इन लोकल इलेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकल इलेक्शन में ज्यादा पब्लिक क्यों पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन के समय में, या पब्लिक क्यों बढ़ जाती है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ जाता है लोकल इलेक्शन में, जबकि लोकसभा इलेक्शन होता है तो उतने लोग वोट नहीं देते, लेकिन गांव के अंदर पंच का चुनाव हो रहा है, सरपंच का चुनाव हो रहा है, पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो उसमें लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उसमें ज्यादा वोटिंग पड़ती है, ऐसा क्यों। तो ये आपको समझाना है, उसमें बहुत सारे कारण है यार, मेरा आदमी खड़ा हो रहा है, मेरा रिलेटिव खड़ा हो रहा है, समझ आया, मेरा ये काम कराएगा वो काम कराएगा, तो लोगों के जो है भावनाएं इमोशंस जुड़ी होती हैं और लोगों के मतलब जुड़े होते हैं आपस में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल आंसर है, आप अपने शब्द में बना लेना। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपके प्रश्न बैंक ने, आपके मॉडल पेपर ने शामिल किया है कि भैया जो प्रेशर ग्रुप होता है, एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा प्रेशर पार्टी होता है जो दबाव बनाती है। तो ये तो जरूरी है गवर्नमेंट को सीधे तरीके से चलाने के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट फिर मनमानी न करने लग जाएगी, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये पढ़ लेना है, यानी प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड चीजें आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, लेकिन आप कहीं एक जगह से भी प्रेशर ग्रुप की इंपॉर्टेंट चीजें आपने प्रिपेयर कर ली तो प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, आप उसी आंसर को वहां पे चिपका सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी आपको अगला क्वेश्चन दिखेगा प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड, जैसे यहां दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप क्या है, तो वही है, ये ऊपर का क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन सेम है, कहीं से भी आंसर प्रिपेयर कर लो, दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आ गया सेम आंसर चिपका के चले आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक ए डिटेल लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटर बिहेवियर। मैंने बोला ना, वोटर बिहेवियर से रिलेटेड चीजें और प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड चीजें यहां से पढ़ना, इस साल यही आएंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वोटिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब करते हैं, समझाए, अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत सारे कारण है। आराम से देखो, छोटा छोटा पॉइंट बनाया है, मस्त इनको पढ़ लो, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट बना दिया ये। ठीक है, 10 और 6 16 पॉइंट बना दिया। आपको 16 पॉइंट नहीं रखने मेरे भाई, ठीक है, 16 पॉइंट नहीं रखने, आप छोटे छोटे पॉइंट 8-10 पॉइंट याद कर लो, काफी है। ठीक है, 8-10 पॉइंट आप याद कर लीजिए, काफी है, बस इतना ही पढ़ना है भाई। इसमें एक क्वेश्चन और है नीचे, वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी इस साल मॉडल पेपर में डाला गया है। ये देखिए 11वां नंबर का प्रश्न, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट, यानी जो लोकतंत्र है वो अच्छी सरकार है, ऐसा
आप कैसे कह सकते हैं। तो भाई इसको पढ़ लेना, ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया गया है, ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। तो 6 नंबर के जितने संभव प्रश्न हो सकते थे हमने सब इस वीडियो में कवर कर लिया। अब आपको ये जो टोटल है 6 नंबर करके 12 नंबर दिलाएगा। 6 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, ये आपको सीधे सीधे 12 नंबर दिलाएगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उसका तरीका बताया है पढ़ने का। तो भाई लोग इसको पढ़ो और अपने 12 नंबर सिक्योर करो। इसके बाद हम 5 नंबर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, कमेंट करके बताइएगा बाकी आपका सुझाव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या क्वेश्चंस उठ रही हैं वो जरूर बताइएगा। ठीक है।